नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिस्सा होगा। इतिहास गवाह है कि राजनीति और कूटनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। जो रूस कभी अफगानिस्तान में अमेरिका और पाकिस्तान के गठजोड़ से परेशान था, आज उसी रूस ने ऐसा पासा पलट दिया है कि मॉस्को और काबुल यानी रूस और तालिबान की नजदीकियां बढ़ गई है और इसकी वजह से अब इस्लामाबाद की नींद जरूर उड़ गई है। कयास ये है कि रूस और अफगानिस्तान की ये नई जय वीरू की जोड़ी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। यानी रशिया के हथियारों से अब पाकिस्तान का इलाज होगा। रूस ने एक ऐसी चाल चली जिसने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए हैं। जो पाकिस्तान खुद को इस इलाके का एक बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था, चीन के दम पर और अमेरिका के दम पर उछल रहा था, उसे मॉस्को ने झटका दिया है। ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। रूस अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को खतरनाक और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। अफगानिस्तान आज रूस की आंखों का तारा बनते जा रहा है और यही बात पाकिस्तान के गले की फांस बन चुकी है। आतंकवाद को पालने पोसने का दावा करने वाला पाकिस्तान आज खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका है। डूरंड लाइन पर लगातार हो रही गोलीबारी और टीटीपी के हमलों से परेशान पाकिस्तान को अब एक नया डर सता रहा है और वो डर है रूस और अफगानिस्तान की गहरी होती दोस्ती का। इस महाडील के पीछे तालिबान सरकार के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद का दिमाग है। याकूब ने रूस को इस बात के लिए मना लिया है कि वो तालिबान को आसमान का सुरक्षा कवच यानी कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया करवा दें। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस दस्तावेज पर रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु और तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद की मौजूदगी में हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। यह कह दिया गया है रशिया की तरफ से कि वो उसे एयर डिफेंस सिस्टम देगा, ऐसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम देगा कि पाकिस्तान अगर हमले करने के बारे में सोचेगा तो 100 बार पहले सोचेगा, उसके बाद ही हमला करेगा। अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद से तालिबान सरकार ने रूस के साथ संबंधों को सुधारा और उनके विभिन्न प्रतिनिधि मंडल ने इस देश की कई यात्राएं भी की। हालांकि रूस आधिकारिक तौर पर तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है, लेकिन दोनों देशों के बीच काफी गहरे संबंध बन गए हैं और विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा रशियन हथियारों से है। अगर रूस ने अफगानिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता के नाम पर काबुल के अत्याधुनिक हथियार, खुफिया इनपुट या सर्विलांस तकनीक मुहैया करवा दी तो पाकिस्तान की सेना के लिए सीमा पर टिकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान पहले से ही कंगाल है और अब सुपर पावर रूस का अफगानिस्तान के पीछे खड़ा होना इस्लामाबाद के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। अब समझिए कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका क्यों माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने कई बार डूरंड लाइन पार करके अफगानिस्तान के अंदर घुस करके एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने दावा किया कि वो टीटीपी के आतंकियों को मार रहा है, लेकिन अब अगर तालिबान के हाथ में रूस का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम लग गया तो पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों का अफगानिस्तान की सीमा में दाखिल होना मौत को दावत देने जैसा हो जाएगा। पाकिस्तान ने सालों तक अमेरिका के इशारे पर रूस के खिलाफ अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया है, लेकिन आज ये वक्त बदल चुका है। रूस मध्य एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए तालिबान को मान्यता देने की राह पर आगे निकल गया है और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा और उसकी सैन्य धौंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रूस अफगानिस्तान की जो डिफेंस डील हुई है उसके बारे में जरा और विस्तार से मैं आपको ग्राफिक्स के तौर पर बताती हूँ। मॉस्को में हुए इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में दरअसल ये समझौता हुआ है कि रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु और तालिबान रक्षा मंत्री ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके तहत अफगानिस्तान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे और रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम देने पर अपनी सहमति जता दी है, जिसमें S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी संभावित सप्लाई के तौर पर आ सकते हैं। मेघ और सुखोई फाइटर जेट्स पर बातचीत चल रही है। तालिबान को जमीनी सैन्य हथियार भी दे सकता है रूस और तालिबान सेना को प्रशिक्षण भी रूस मुहैया करवा सकता है। बिल्कुल साफ है कि रूस के इस कदम ने पाकिस्तान को चौतरफा घेर दिया है। एक तरफ आर्थिक कंगाली, दूसरी तरफ पड़ोस में मजबूत होता तालिबान। रूस के इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए हैं।
क्योंकि तालिबान का बदला हुआ रूप अब पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है। स्पष्ट है, साफ है कि बीजिंग और मॉस्को के बदलते समीकरणों के बीच पाकिस्तान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे से वापस आए हैं। दोनों ही देशों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती देखने को मिली है और ऐसे में उसके बाद रशिया का तालिबान से डील कर लेना पाकिस्तान के लिए सरदर्दी है। रशियन डिप्लोमेसी ने ऐसा दाव चला है कि पाकिस्तान ना तो निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। पाकिस्तान का इलाज अब यही है। जो अफगानिस्तान का इलाज ढूंढने चला था, अब खुद रूस के इलाज से खौफजदा हो गया है। यानी बिल्कुल स्पष्ट है कि जो देश दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है, वो एक दिन खुद उसी में गिर जाता है। रूस और अफगानिस्तान का यह नया गठजोड़ आने वाले दिनों में साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। अब आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष की एक बार टाइमलाइन याद दिला देती हूं। तो शुरुआत होती है 1947 से। पाकिस्तान का गठन डूरंड लाइन विवाद की शुरुआत बन जाता है। 49 का वक्त आता है, अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन को मानने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया और इसी को लेकर के दोनों के बीच में युद्ध है। 79 से 89 के बीच में सोवियत युद्ध हुआ। सीमा पार मुजाहिदीन गतिविधियां इस दौरान तेज हो गई और 94 से 2001 के बीच में क्या हुआ? इस दौरान तालिबान का उदय हुआ और पाकिस्तान पर समर्थन के आरोप लगे। इसी पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया और यही पाकिस्तान अब तालिबान के हाथों पिट रहा है। 2001 से 2021 के बीच अमेरिका युद्धकाल हुआ और सीमा पर आतंकवाद और ड्रोन का तनाव देखने को मिला। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर दोबारा से कब्जा कर लिया और रिश्तों में एक बार फिर से खटास आ गई। 22 और 24 के दरमियान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर के टकराव और ज्यादा तेज हो गया और 23 और 25 के दरमियान सीमा पर झड़पें और एयर स्ट्राइक में इजाफा हो गया। सुरक्षा विवाद बड़ा हो गया। 2026 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते गंभीर सैन्य टकराव में बदल गए। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खुले संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। अब आपको शुरुआती होगी तालिबान और रूस की डिफेंस डील को लेकर के डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ ने क्या बड़ा दावा किया है और कैसे इस डील ने पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ा दिया है। इसी तरह से अब रूस ने भी आस्ते आस्ते तालिबान की सरकार को मान्यता देनी शुरू कर दी है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि रूस को मालूम है कि अफगानिस्तान में एक दिन फिर से अमेरिका घुसने की कोशिश करेगा पाकिस्तान के रास्ते से। तो काउंटर करने के लिए रूस भी चाहता है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है वो रूस के इन्फ्लुएंस में रहे और रूस से दोस्ताना व्यवहार करे, ताकि आस्ते आस्ते रूस अफगानिस्तान में अपनी पैर जमा सके। रूस तालिबान की यारी, पाकिस्तान पर भारी तैयारी। काबुल में मॉस्को का असर, इस्लामाबाद में फैला डर। पावर का नया शतरंज, बैकफुट पर आया पाकिस्तान। रशियन हथियारों से होगा पाकिस्तान का इलाज। और चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो आपको बताती हूँ। सवाल ये कि क्या रूस तालिबान की डील पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर आलोक सहाय, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल एसके मलिक, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, मेजर नदीम शेख, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से, जहांगीर हमारे साथ थोड़ी देर बाद पाकिस्तान से जुड़ेंगे, प्रियंका यादव भू राजनीतिक विशेषज्ञ रशिया से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, सबसे पहले मैं आप ही से ये जवाब चाहूंगी कि रशिया का इतना इंटरेस्ट अफगानिस्तान में आखिरकार कैसे आ गया? देखिए मीनाक्षी जी, रशिया का इंटरेस्ट ऐसे आ गया क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो तरीके के अलायंसेस अफगानिस्तान को लेकर के जितनी मैंने रिसर्च की है,
मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है अफगानिस्तान की स्टडी पे। अ, जो अलायंस पहले हुआ करता था, जो रशिया का अलायंस होता था, नॉर्दर्न अलायंस, जो कि अहमद शाह मसूद की बटालियन थी, और जो तालिबान हुआ करता था वो यूएसए और पाकिस्तान के खेमे में रहा करता था। ठीक। बल्कि रशिया और इंडिया के खेमे में नॉर्दर्न अलायंस रहा करता था। ये अब फ्लिप हो गया है। ये फ्लिप हो गया है। नॉर्दर्न अलायंस के जो सरगना है, अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद यूरोप में रहते हैं, और उसकी जो लीडरशिप है वो प्रो यूरोपियन, प्रो वेस्टर्न जा रही है। और जो दूसरी तरफ जो तालिबान की लीडरशिप है वो इंडिया के साथ न्यूट्रलाइज होने के बाद से प्रो रशिया जा रही है। और इंडिया, तालिबान और रशिया का जो ये एंगल है ये आगे बढ़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान कोशिश कर रहा है चेचन्स को यूज करके रशिया के अंदर पैर फंसाने की वो कोशिश करना। लेकिन उनके पास रशिया को सर्व करने के लिए कोई अलायंस एक्चुअली है नहीं, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस इनको अग्री करेगा नहीं। नॉर्दर्न अलायंस का हर एक बंदा आज भी उठने से पहले नमाज बाद में पढ़ता है, पहले पाकिस्तानियों को गाली देता है। नॉर्दर्न अलायंस इनके पास आएगा नहीं, जो कि पूरे के पूरे 4 फिरकों से 4 जो अफगानिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो डिफरेंट कबीले हैं उनकी हेडशिप जो होती है वो मायने रखती है। तो अगर अफगानिस्तान को एक या तालिबान के भरोसे या किसी के भरोसे नहीं अपना जीता जा सकता, उसको सारे के सारे कबीले, ज्यादातर मैक्सिमम कबीले किसके अंडर आते हैं? तो अभी भी 4 कबीले नॉर्दर्न अलायंस के अंडर है, तीन कबीले प्लस शिया कबीला। तो 4 कबीले जो है तालिबान के अंडर, 3 पश्तून कबीले और एक जो शिया हजारा का जो कबीला है वो ईरान के थ्रू वो भी जो है रूस के साथ है और भारत के साथ है। तो ये जो 2 अलायंसेस बन गए हैं बहुत बड़े, इसमें फिर सेंट्रल एशिया भी आता है, क्योंकि जो अमेरिका है वो कोशिश कर रहा है सेंट्रल एशिया में भी पैर फैलाने की। तो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया और तालिबान, ईरान, ये एक तरफ अलायंस बना रहे हैं, दूसरी तरफ यूएसए, इजराइल और देखा जाए तो कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, इनका एक दूसरा अलायंस बन रहा है। लेकिन इसमें पाकिस्तान अब फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि तालिबान तो जो इनका एक अकेला था वो एंटाई हो गया है, नॉर्दर्न अलायंस इनको भाग देंगे नहीं। 8 के 8 कबीले अब एंटाई पाकिस्तान है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी कबीला इनकी तरफ होता तो इनको चीन को कुछ देने के लिए होता, अमेरिका को कुछ देने के लिए होता, लेकिन इनको पाकिस्तान को के पास अभी कुछ भी नहीं है देने यानी के लिए, जिसके क्योंकि पास 8 जितने के 8 कबीलों की फुल्की ताकत अलग वही हो उतना गए। बड़ा हो जाता है। अब जहांगीर, जरा मुझे ये बताइएगा कि जिस तालिबान को आपने बनाया, खड़ा किया, वही आंख दिखा रहा है, और आंख दिखाने के साथ साथ अब रशिया के साथ भी अलायंस कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सरदर्द है? जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सब इंडिया डेली देखने वाले को सलाम और ईद मुबारक। अच्छा, बड़ी अच्छी रिसर्च करके आई है मैडम, मैं इनको जो है सलाम पेश करूंगा, लेकिन एक जगह इनकी जो है ना चूक हो गई। वो इस तरह से कि इनको ये पता नहीं चला कि जो ताजिकिस्तान है किस तरीके से इंडिया के वहां पे जो है रिसोर्स थे, और अपना जो हवाई अड्डा था जिसको आप जो है बड़े टाइम से यूटिलाइज कर रहे थे, वहां से आपको निकाला गया। और रशिया ने किस तरीके से इंडिया को फेटी लगाई, ये भी मैडम ने शायद जो आर्टिकल पढ़ा है यहाँ पे रिसर्च किए उसको भी भूल गई हैं। और दूसरी बात ये कि अभी रिसेंटली अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और काजाकिस्तान के बीच में अच्छी बड़ी मुठभेड़ हुई है, वो भी शायद मैडम ने वहां पे नहीं देखा। तो किस तरीके से तालिबानियों और जो है रशियनों का इन्होंने जो है एक रशियन सलाद बना के पेश किया आपके प्रोग्राम में, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि जिस तरीके से जो है 3 महीने भी नहीं गुजरे वहां पे जो है ताजिकिस्तान के सच में ही समझ में नहीं आ रहा। मैंने ये नहीं कहा कि तजिकिस्तान और कजाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ, आई सेड नॉर्दर्न अलायंस के साथ उनका मैंने सॉलिडेरिटी की बात की है, ना कि तालिबान के साथ सॉलिडेरिटी की बात की है। और जहां पर इंडिया की बात होती है, हमें तजिकिस्तान से नहीं, मैंने यहाँ पर तालिबान और रशिया और इंडिया के नेक्सस की बात की है। तो आप थोड़ा सा, आपको सच में समझ में नहीं आया, मुझे लगता है आपने सुना नहीं ढंग से। ये 2 इधर मैं आपको करेक्ट कर दूं, अगर मुझे 1 मिनट दे, मैं आपके तजिया बिल्कुल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर लूं। देखिए, रशियन प्रेसिडेंट ने सितंबर में ही बड़ा ओपन स्टेटमेंट दिया था कि सेंट्रल एशिया में
हम किसी भी बाहरी कुव्वत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, या चाहे वो कोई और मुल्क हो, साउथ अफ्रीका हो। और इसी नजरिए के मुताबिक 3 जगह से, एक जगह से इंडिया, 2 जगह से अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ा था, और ये बड़ी जो है अच्छी डेवलपमेंट थी। तो शायद ये भी आप चीजों को अगर इस पिक्चर में ले आती तो मैं इसमें आपको जो है ना धन्यवाद करता जी। अमेरिका के विड्रॉ करने से आपका कोई आप अपने आप को क्रॉस कर रहे हैं। अमेरिका अगर विड्रॉ करता है तो इसमें आपका क्या फायदा है? रूस ने अमेरिका को वहां से विड्रॉ करवाया सेंट्रल एशिया से। यहाँ पे बात अफगानिस्तान की हो रही है। वो रूस और यूएस की जो कॉन्फ्लिक्ट है सेंट्रल एशिया को लेकर के, अफगानिस्तान को लेकर के, वहां पर आप अपना चूरन कैसे बेचेंगे, ये वाली बात हो रही है। क्योंकि आपके पास लश्कर तैयबा के अलावा अब कुछ रहा नहीं है। लश्कर तैयबा के बेसिस पे ना तो आप चाइना को कुछ दे सकते हैं, ना यूएस को कुछ दे सकते हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि आप कैसे देंगे? उस चीज को आप भूल जाइए कि सेंट्रल एशिया में यूएस की और उसकी कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है, यूएस फिर भी कोशिश करेगा सेंट्रल एशिया में पैर पसारने की। इस चीज से निकल आए। अब वो माजी के पेज बन गए हैं। आपने बड़ी अच्छी रिसर्च की, मैंने आपको बड़ा संविधान भी दिया, सारी चीजें की, लेकिन इस चीज से निकल आए कि पाकिस्तान की, क्या पाकिस्तान ये मानती है? फिर तो आप ये भी मानती हो कि पाकिस्तान से जो आपका एयरपोर्ट खाली हुआ है, एयरबेस खाली हुआ, उसमें पाकिस्तान कहा था, ये भी आप मानती हैं? जिस तरीके से बुरे तरीके से बीजेपी ने हमारा एयरबेस खाली हो गया, अब रूस के सारे एयरबेस उसके बदले हमें मिल गए हैं। आपको पता है रूस के जितने भी मिलिट्री एयरबेसेस है उसमें हम वी आर द 50% इन्वेस्टर्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो मुझे बता दे, आई विल सल्यूट उनके साथ। वो किसी एक का भी नाम बता दे, किसी एक का भी नाम बता दे। और तजिकिस्तान इज ट्राइंग टू बिकम अ प्रो यूएस, तो इंडिया जो है सेंट्रल एशिया में रूस के साथ खड़ा रहता है। तो तजिकिस्तान इज नॉट गोइंग विद रशिया, तो वो वहां से चला गया। इसमें फर्क क्या पड़ता है? ये चीज मायने नहीं करती। आप ये नहीं देखते उसके पीछे क्या हो गया है। आपको ये एयरबेस से चला गया। मैंने 2 चीजें कही थी। अगर इसको, इस टॉपिक को 2 चीजों पे रखें दिलवा सकते हैं। आप अपना बताइए, आप बागराम एयरबेस दिलवा सकते हैं? रूस ने तो हमें जो दिलवाना था दिलवा दिया, और अब उसको S-400 भी मिल जाएगा रूस के थ्रू। आप अपने जो आपके जो आका है यूएस, आप उसको दिलवा सकते हैं बागराम एयरबेस? क्या आपके पास कुछ है उसको दिलवाने के लिए? क्या चाबार भी रशिया ने आपसे खाली करवाया था या अमेरिका ने करवाया था? जहांगीर मुझे ये बताइए, जहांगीर मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है अगर अफगानिस्तान को रशिया से S-400 और तमाम उपकरण मिल जाएंगे? ये आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत है? ये तो मेजर साहब ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि रशिया की अफगानिस्तान की ना इतनी औकात है, ना इतनी जो चीजें हैं, सिवाय इंडिया के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये तो सिर्फ इंडिया दिल्ली बता सकता है कि जो है अफगानिस्तान इंपोर्ट कर रहा है S-400, और मैं ख्याली पुलाव के अलावा इसको कुछ नहीं मानता जी। ठीक है, कर्नल एस.के. मलिक इसका जवाब देंगे। मीनाक्षी जी, सभी दर्शकों को मेरा सादा प्रणाम। देखिए, जो डिस्कशन चल रहा है रशिया और अफगानिस्तान के बीच में जो पैक्ट हुआ है, निश्चित रूप से ये अफगानिस्तान को स्ट्रेंथन करने जा रहा है, और उसके कारण तो बहुत सारे हैं। और उसके पीछे देखिए स्ट्रेटेजिक जो रीजन्स उभर के आते हैं, जैसे जैसे विश्व पटल पर सिचुएशन बदलती है, तो कई बार हमको ऐसे निर्णय देखने को मिलते हैं जियोपॉलिटिक्स लेवल पे कि जो कई बार अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं। जैसे ये रशिया का और अफगानिस्तान 79 में, मानिएगा 10 साल तक अफगानिस्तान वाले लड़े, वहां के मुजाहिद लड़े, और एक तरह से रशिया को वहां से 79 के बाद 89 तक वहां से रशिया को विकेट करना पड़ा। लेकिन उसके बाद सिचुएशन ऐसी बदली कि अमेरिका प्रभावित होता गया। 2001 के बाद जब वॉर ऑन टेररिज्म चली, अमेरिका वहां पे आया। उसके बाद तालिबान आया। अब मैं तालिबान पे फोकस करता हूं। देखिए, तालिबान की सेकंड इनिंग्स जो शुरुआत हुई अगस्त 2021 के अंदर, उसमें पाकिस्तान ने ये बड़ी अच्छी तरह प्लान किया था कि अभी तालिबान आ गए, और वहां पे बड़ी खुशियां मनाई गई, ढोल नगाड़े बजाए गए, भंगड़ा पाए गए कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जग जाहिर है, इसमें कोई बात नहीं कि भारत और पाकिस्तान ये वो दुश्मन है जिनका कोई इलाज नहीं है, अनलेस पाकिस्तान की आर्मी
वहां पर कमजोर पड़े या वहां के लोग डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से अपने अंदर मतलब उसको मजबूत करे, वो हो नहीं सकता क्योंकि आर्मी होने नहीं देगी। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी का वजूद ही इसलिए है कि वो एंटी इंडिया जो रेंट है वो चलती रहे और भारत के खिलाफ जो हेट्रेड है वो मौलवी के थ्रू फैलाया जाए और भारत के खिलाफ जो टेररिस्ट एक्टिविटी है को चालू रहे। खैर, इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं इस बात जाता हूं। दूसरी बात, अभी देखिए पिछले 2021 के बाद से और 2001 ये 20 साल का टाइम रहा, भारत ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे काम किए, बहुत कंस्ट्रक्टिव काम किए। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, रोड से रिलेटेड हो, वहां के लोगों को पानी की जो बेहद जो एक जिंदगी की एक अहमियत मूलभूत आवश्यकता होती है, उनको डैम के थ्रू छोटी छोटी नहरें निकालकर छोटे छोटे गांवों तक पहुंचाने की कोशिश की और उनका हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इरिगेशन के अंडर लाया गया। इसके साथ साथ वहां पर इंदिरा गांधी चाइल्ड हॉस्पिटल तक बनाए गए, आज भी वो काम कर रहा है काबुल के अंदर। इसके अलावा जो काबुल के अंदर जो वहां की पार्लियामेंट है, उनके पास नहीं थी एक सुंदर पार्लियामेंट जिसका कि कंसल्टेंट हमारा CPWD था, वो बना के दिया गया। इसके अलावा BRO का इतना महत्वपूर्ण काम वहां पे रहा कि वहां के लोगों ने एक्चुअली ये देखा कि तुम्हारे साथ ऐसे मौसम, ऐसे टाइम में अगर हर एवरग्रीन कोई फ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो भारत कर रहा है। हमने कोरोना के टाइम में उनको 60 मिलियन डोजेज भेजी, पोलियो की डोजेज भेजी मिलियंस के अंदर, और उनका कोई भी पैसा हमने नहीं लिया। ये हमने UN की जो वेलफेयर स्कीम से उनके तहत उनके साथ उनके कंजक्शन में काम किया, उनके सुपरवाइजर के साथ काम किया। तो वहां पे जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वहां के लोगों के मन में, क्योंकि आप देखेंगे जो तालिबान 1996 में से आया था, 5-6 साल वहां पे रहा जब तक वार ऑन टेररिज्म शुरू नहीं हुआ, तो तालिबान हमारे खिलाफ था। IC-814 हाईजैक हुआ था, तो हाईजैकर्स को तालिबान ने प्रोटेक्शन दिया था, तालिबान इनिंग नंबर 1। तो हमारे खिलाफ वो, क्योंकि वो पाकिस्तान से वो धर्म के आधार पे एफिलिएशन रखते थे और वो ये मानते थे कि पाकिस्तान उनका सच्चा हमदर्द है। जैसे ही ये 20 साल बीते, हमने वहां पे इतने सारी एक्टिविटी की, लोगों को सहूलियत दी, उनके लिए रोड दी जो कि ईरान बॉर्डर तक जाती है, वहां से मिलके उनकी जिंदगी में एक तरह से सहूलियतें आई। इन सब को देखते वहां के लोग भारत से अपने आप एफिलिएट होते चले गए। और यही हुआ कि जब 21 के अंदर, अगस्त 21 के अंदर, जब अमेरिका वहां से छोड़ के भागा, अपने हथियार तक छोड़ के भाग गया और क्रिटिकल अपने इक्विपमेंट भी छोड़ के भागा, उस टाइम भी हमारे वो अफगानिस्तान के लोग यही चाह रहे थे कि भारत की शांति सेना के रूप में कोई आकर उनको मदद करे। लेकिन चूंकि अमेरिका भारत को चाहता था इन्वॉल्व होना, छोड़ने से पहले भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि हम आपके किसी भी ऑपरेशनल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेंगे। और यही रीजन था कि अमेरिका हमसे उस टाइम बहुत नाराज हुआ। उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति लेकिन बगल में एक देश ने उन्हें अपना एयरबेस दे दिया जिसका इस्तेमाल कभी भी वो कर सकते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ और दूसरी कंट्री के खिलाफ। विंग कमांडर आलोक साय जी, जरा ये बताइएगा कि क्या रशिया ने पाकिस्तान को इस डील के तहत साइडलाइन कर दिया है? मीनाक्षी जी, देखिए ये डील बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पूरे क्षेत्र को काउंटर बैलेंस करने के लिए रशिया ने एक बहुत ही चालाक मूव किया है और इसमें पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल चारों खाने चित गिरेगा। कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। रूस देख रहा था कि पाकिस्तान में किस तरह से अमेरिका दखल अंदाजी दे रहा है और किस तरह से पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया है। तो रूस को भी चाहिए था कि वो अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत बनाए ताकि इस एरिया को वो काउंटर बैलेंस कर सके। इसीलिए आप देखिएगा कि 2025 में तालिबान को रिकॉग्नाइज करने वाला रूस पहला राष्ट्र बना था। उसके बाद से धीरे धीरे नजदीकियां इनकी बढ़ी हैं और अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज दूसरे टेररिस्टों की होती है, जैसे ISI खुरासन ग्रुप से बहुत ही परेशान है रूस, उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने तालिबान को मना लिया है। अब तालिबान को अगर रूस अपने तरफ से सैन्य सहायता देता है, एयर डिफेंस सिस्टम देता है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि जो बॉर्डर क्लैशेस हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान को बढ़त सिर्फ इसलिए मिल रही है कि उसके पास एयरफोर्स है, 465 के आसपास उसके पास फाइटर्स हैं, उसके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, तो वो एरियल अटैक करता है जिसके कारण अफगानिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर एयर डिफेंस सिस्टम आ जाता है उसके पास इफेक्टिव रूप से, तो अफगानिस्तान की हालत ऐसी हो जाएगी कि वो पाकिस्तानी एयर अटैक्स को माकूल जवाब दे पाएगा। पाकिस्तान की सेना भले ही कितनी भी ज्यादा उन्नत है, ज्यादा है, 17 गुना ज्यादा उनकी स्ट्रेंथ है, 73 टाइम्स एज पर द स्टैटिस्टिक्स,
लेकिन वो अफगानिस्तान के अंदर में घुस करके लड़ नहीं सकती, क्योंकि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में, गुरिल्ला वॉरफेयर में न अमेरिका न रूस तो पाकिस्तान की क्या औकात है, ये अफगानिस्तान के अंदर जाके जीत नहीं सकते हैं। एक ही इनके पास उपाय था एयर स्ट्राइक करने का। तो अगर रूस से एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो चारों खाने चित पड़ेगा, ये मैं मानता हूं। और देखिए, मैं मीनाक्षी जी एक और बात बताना चाहता हूं कि ये पैक्ट जो है बहुत लंबा जाएगा। आप ध्यान दीजिए, नॉर्थ कोरिया से रूस ने पैक्ट किया, नॉर्थ कोरिया ने अपने लड़ाके भेजे वहां पे। रूस को लड़ाकों की जरूरत है यूक्रेन के फ्रंट पे। अभी बातें छन के अभी बातें स्पष्ट नहीं हुई हैं। हो सकता है ये पैक्ट आगे जाए और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए और अमेरिका को काउंटर करने के लिए रूस जो है वो बहुत अच्छी पकड़ अफगानिस्तान में धीरे धीरे बनाता जा रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है और हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। बिल्कुल, ये शुरुआत भी हो गई। मेजर शेख नदीम, ये क्या पाकिस्तान की रणनीति पर, ये जो नई डील हुई है अफगानिस्तान और रशिया के बीच में, ये पाकिस्तान की रणनीति पर भारी पड़ेगी? जी, पड़ सकती है, क्यों नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे रशिया आ जाता है समहाउ द अदर और इस एरिया में पाकिस्तान के जो है इस एरिया में वेस्ट डोमिनेट करता है और S-400 और इस तरह के डिफेंस सिस्टम लाता है, तो डेफिनेटली हमारे लिए एक परेशानी का बास बनेगा। लेकिन मैं इसलिए नहीं समझता कि ऐसा हो पाएगा। पहली बात तो ये कि इसके ऊपर आपको पता है कि पूरी दुनिया की सैंक्शंस लगी हुई हैं। रशिया इसको ऐसी कोई चीज़ दे नहीं सकता। ये सारी फ्यूचरिस्टिक बातें हैं, जैसे अक्सर इंडियन चीफ और ये कहते हैं हम अब कैसे ये कर देंगे, अब कैसे ये हो जाएगा, फ्यूचर में बात करते हैं। तो ये भी फ्यूचर की MOU है, यानी मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो उनके दरमियान हुआ है। आगे चल के देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। दूसरी बात ये कि एयर डिफेंस सिस्टम, रशिया की जो भी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के पास ज़्यादा रही है और आपने देखा है कि उस टेक्नोलॉजी का हमने कैसे कचरा और स्क्रैप बना के जो है इधर अपने कबाड़ियों को बेचा है, उनके जहाज़ों के और S-400 के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन चीज़ों का डर कोई नहीं है। हाँ, परेशानी ज़रूर हो सकती है। दूसरी बात ये, अफगानिस्तान में जैसे मेरी बहन ने बात की कि ये वहाँ पे बहुत सारे कबाइल हैं, फैक्शंस हैं, ग्रुप्स हैं, ये सारे आज कोई है कल कोई है, वहाँ बहुत मुश्किल है। ऐसे अपने मलिक साहब ने बताया कि हमने ये किया, पता नहीं क्या क्या, इतनी बड़ी लिस्ट उन्होंने कोई 100 चीज़ों के नाम गिनाए जो उन्होंने वहाँ प्रोवाइड किए। अब आपको तो याद भी नहीं रहा होगा, सरासर है। तो हमने पता नहीं क्या क्या किया उनके लिए, वो आज उनको याद भी नहीं है, वो भूल चुके हैं। तो ये लोग बड़े एहसान फरामोश हैं, इसलिए सर आप इनसे एक्सपेक्ट ना करें। दूसरी बात ये कि नजरियाती लोग भी हैं और नजरियात में भी ये बहुत सख्त नजरियात रखते हैं, यानी ये बहुत कट्टर इस्लामिक है। आप देखेंगे इनका जो बहुत बड़ा ग्रुप है गुल बहादुर ग्रुप जो है, उसको आप देखें तो उसका नाम ही जो है वो गज़वतुल हिंद है। अब आप अंदाजा लगा लें कि ये हर चीज के अंदर इनकी जो इंटरप्रिटेशन है चीन की भी, तो ये नजरियाती है। ये रशिया के साथ जाके आप कह रहे हैं कीव में जंग लड़ेंगे या फला के साथ लड़ेंगे या फला, नहीं, इस तरह के लोग नहीं है। ये ज्यादातर मुफ्ती जो डोमिनेटेड किस्म के जो इनके लोग हैं, ये वहाँ पे वो उनकी बातें सुनते हैं, उनकी डिग्रीज को ये एक्सेप्ट करते हैं और उनके कहने पे चलते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मैं क्लीन शेव हूँ तो मैं उनके लिए बहुत बड़ी, मेरे लिए वो कैपिटल पनिशमेंट तस्वुर करते हैं कि भाई मैंने बियर्ड नहीं रखी। तो ये मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के एक एस्टैब्लिश डिफेंस है। हाँ ठीक है, ये मौका मिला था, हमें विंडो मिली हुई है और जब तक ये होगा, जब तक देखा जाएगा, हम इस पे काफी इंशाल्लाह उनको एनिलेट कर चुके होंगे। दूसरी बात है कि ग्रुपों को जिसको पैसा दिया जाए, ये वार लॉर्ड्स है, वो उसके हो जाते हैं। तो ये चेंज होते रहेंगे ये, और नॉर्दर्न अलायंस अब खत्म हो चुका है। मेरी बहन ने बड़ी रिसर्च की, लेकिन ये भूल गई है कि आप वहाँ पे जो है वो एक एक करके रिएक्शन ले लेती हूँ। मेजर नदीम शेख, आपकी हर बात पर हर कोई रिएक्ट करना चाह रहा है। आलोक साय जी से मैं शुरुआत करती हूँ। हाँ, मैं बस 2 बातें कहना चाहूंगा जल्दी। आपने जो बताया ना कि S-400 और एयर डिफेंस सिस्टम रूस का कमजोर है, वो आपके जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड रडार जो था एंड कंट्रोल सिस्टम, उसको ध्वस्त इसी S-400 ने किया था। और अमेरिकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरे विश्व के सामने एक्सपोज हो गया, मिडिल ईस्ट को बचा ही नहीं पाया। वो सबसे बड़े बड़े थार्ड और पैट्रियट बचा नहीं पाए। S-400 आज के डेट में पूरा विश्व मानता है सर्वोत्तम एयर डिफेंस सिस्टम है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊं, आप जो बता रहे थे ना कि तालिबान इतना बुरा है, अरे कल तक तो आपका बड़ा प्यारा था, आप ही ने उसको खड़ा किया, आप ही ने उसको खड़ा किया, आप ही क्या से गए, आप ही क्या से लड़े, आपके प्यारे बच्चे थे, आज उनसे क्या गुस्ताखी हो गई है।
बहुत कट्टर स्टैंड ले लिया उन्होंने। हमें अभी भी जब अमेरिका गया, मैंने भी बड़े ढोल ताशे बजाए, मैंने भी बड़ा भंगड़ा डाला सर, और यकीन करें ऐसे ही था। हम लोग बड़े खुश हुए कि चलो शायद अब ये जो है, ये जो अमेरिका सुपर पावर का जो इसका रूप है ये खत्म हुआ, वियतनाम की तरह यहाँ से शिकस्त हुई, और अब शायद ये जो जमीन से उठने वाले लोग हैं सरफरोश, ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से दीन की इंटरप्रिटेशन की हुई है, आप देखिए औरतों को किस तरह से बंद किया हुआ सर, आपके सामने है। आप बताइए किस तरह से किसी के हो सकते, ठीक है। इन्होंने वो मुझे वो तो ईरान में भी हो रहा है, वो तो सारे मुस्लिम देशों में हो रहा है, वो तो सारे मुस्लिम देशों में हो रहा है औरतों की हालत। और जिस तरह से सेंसरशिप होती है ईरान में, देखिए अब जाके इंटरनेट खुला है इतने महीनों के बाद। आप मुझे एक नहीं, वो तो जंग की वजह से बंद था, ईरान में भी कोई ऐसी चीज नहीं, तमाम तालीम इदारे अरे औरतों पे किस तरह से गोलियां मारी जा रही हैं, कोई नकाब ठीक से नहीं पहना तो कार से खींच कर गोली मार दी जा रही है, क्या पूरे सब जगह वीडियोस अवेलेबल है नदीम साहब। अच्छा ठीक है, ये चर्चा थोड़ा एक अलग दिशा में चली जाएगी मेजर शेख नदीम और साय सर। एसके मलिक सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इधर जहांगीर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो एक एक करके छोटा छोटा एक रिएक्शन भी मैं ले लेती हूँ। जी मलिक जी। मीनाक्षी जी, मैं शॉर्ट में इतना बोलूंगा कि देखिए स्टैटिक बैलेंस नाम की कोई चीज है जो कि मिस यादव ने बताई थी। क्या हो रहा है कि तालिबान की ये फील कर रहा था कि उनके पास जो पाकिस्तान से अटैक हुए, खासकर एयर अटैक 2025 के अंदर उन्होंने कई दफा किया है, उनके पास यानी हॉस्पिटल्स पे भी अटैक हुए हैं, उनके वहां पे जो एक तरह से देखा जाए व्हाट यू कॉल दैट, शायद इस टाइप के जो सिविलियंस थे कि जो एक तरह से शायद मेरे ख्याल से मरीज टाइप थे, जो मुझे एक्चुअली वर्ड याद नहीं आ रहा, तो उस पर भी अटैक हुए। तो तालिबान ये डेस्परेटली चाह रहा है कि उनकी अपनी रक्षा के लिए उनको, चूंकि उनके पास कोई ऐसी रेगुलर ट्रेंड एयरफोर्स नहीं है एज ए ऑर्गेनाइज्ड फोर्स, तो उनको ये चाहिए था कि उनको एयर डिफेंस में चाहिए। अभी इसका पार्ट एयर डिफेंस तो हो गई होगा, एडवांस सिस्टम ऑफ एयर डिफेंस में भी रडार और उनकी ट्रेनिंग भी इसमें शामिल है। और जितना मेरा अपना कंक्लूजन है, मेरे सामने कोई डेटा अभी तक नहीं आया, लेकिन मेरा अपना कंक्लूजन है कि चूंकि ये सारे कमांड कंट्रोल एयर डिफेंस रडार सिस्टम, ये सारा का सारा एक इंटीग्रेटेड पैकेज होता है। इसके साथ साथ ड्रोन सिस्टम भी इसमें शामिल होंगे। तो ये करते हुए वो पाकिस्तान का बेसिकली वो काउंटर करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब उनके जैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब हमारे यहाँ अक्टूबर में आए थे, तो पाकिस्तान ने तभी अटैक किया। कारण ये था कि वो ये मैसेज देना चाह रहे पाकिस्तान कि आप अगर इंडिया से दोस्ती बढ़ाओगे, नजदीकी बढ़ाओगे, हम आपको एक तरह से हार्म करेंगे और आप अटैक करेंगे। उनको एक और अजीजी साहब जब आए थे हमारे भारत में, अजीजी साहब के दौरान भी पाकिस्तान ने एयर अटैक किया वहां पे। यानी अभी भी 26 में भी जो एयर अटैक हुआ, निर्दोष मारे गए। तो एक तरह से तालिबान इंटरनेशनली अपनी रिकॉग्निशन को गेन करने की कोशिश में है, जबकि फॉर्मली यूएन ने भी उनको अब तक मान्यता नहीं दी है। लेकिन रशिया ने जरूर कहा है कि तालिबान पर जो सैंक्शन लगे हुए हैं वो पश्चिमी देशों को हटाना चाहिए। इस दौरान उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। जहांगीर कुछ रिएक्ट कर रहे थे आपकी बात पर। जी थैंक यू सो मच। मैं जो है कुछ चीजों को जो है सराहूंगा कि मिस यादव ने बड़ी अच्छी रिसर्च की है। लेकिन देखें एक चीज ये भी देखें, आप सबके आईने के सामने होगी, टीवी स्क्रीन के सामने होगी, कि वो अफगान गवर्नमेंट जो दवाइयों के लिए जूझती फिर रही है, जो अपने लोगों के लिए, अनाज के लिए, मुर्गियों के लिए जूझती फिर रही है, वो कहाँ पे जाके 400 सर इसके मलिक साहब प्लीज थोड़ी सी बेहतर रिसर्च किया करें। मैडम यादव से ही सीख लें प्लीज, मैडम यादव से सीख लें। अच्छा दूसरा ये वही 400 है जिसको हमने 9 मई को धोया था सर, वही एयर डिफेंस है आपका, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। साहब आप क्या भूल रहे हैं, आप उनके लिए तो एक ही शेर काफी है, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, उन्हें रहने दीजिए इसी बबल में। कितना बार सबूत देगा, इंटरनेशनल लेवल पे मिल चुके हैं इन्हें इतने सबूत। बोलिए नहीं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा। हाँ, एक फिगर है 314.80 के, जहांगीर साहब याद कर लीजिए अच्छी तरह से। बड़ी मुश्किल के बाद पॉइंट की फिगर मिली, 300 ज्यादा तो बड़ा आसानी से मिल गया था। 314 किलोमीटर दूर आपके एयर एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज की डेट में किसी भी ऑपरेशन के अंदर एक पूरा लिखित रिकॉर्ड ये है कि सबसे ज्यादा मार किया गया, सबसे ज्यादा दूर। और दूसरी बात है, नहीं हम आपसे भी सीखेंगे, नहीं सुनो, हम आपसे भी सीखेंगे, अरे आपसे भी सीखेंगे हम। पहली बात तो ये है कि आप बताइए कि आपने कहा कि आपके हमने क्या किया, आपको रद्दी में बेच दिया। कौन सी रद्दी में, क्या भाव बेचे आपने, जरा बताए तो सही, क्या भाव बेचे आपने? मैं बता रहा हूँ सुनिएगा। मैं आपकी तारीफ करने जा रहा हूँ। देखिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ नहीं है साहब, आपका रिसर्च नहीं करता है क्या? आपको नहीं पता कि भारत किस मदद पे कर रहा है अफगानिस्तान को मदद?
एक ह्यूमैनिटेरियन मदद कर रहा है, और आपको यह भी नहीं पता कि हमने कोरोना के टाइम में क्या किया। आपको यह भी नहीं पता कि हमने भारत बायोटेक अपने देश में इजाद करके, इन्वेंट करके, प्रोडक्शन करके पूरी दुनिया को बांटी। पाकिस्तान के अंदर भी गई है। पता है आपको ये बात? नहीं पता है आपको ये बात, क्योंकि आप पढ़ते लिखते नहीं हो। आपको जो मौलवी समझा देता वो आके बोल देते हो आप ये। और दूसरी बात ये है, इसके साथ आप पोलियो वैक्सीन, भारत पोलियो मलिक साहब सुने, मलिक साहब अच्छा सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। पर आपने छेड़ दिया है तो सुन लीजिए। आपके यहाँ 218 किलोमीटर बनाने में कितना वक्त लगता है? शायद 5-4 साल लग जाएंगे। हमने रिकॉर्ड टाइम 1.5 साल के अंदर बीआरओ ने 218 किलोमीटर का रोड बनाकर दिया ईरान के बॉर्डर तक। और रही बात यह कि हाँ, प्रॉब्लम हमको भी आती है, हम ये नहीं कहते कि हमको प्रॉब्लम नहीं आती है, पर हम झूठे नहीं हैं, हम डिनायल स्टेट नहीं है। आप जैसे डिनाई करते हो मुझे, हमारे लोग, हम तो आपसे भी सीख लेंगे। आप कहते हो कि पढ़ के आया करो, बिल्कुल पढ़ के आएंगे, आपकी जो सलाह सर माथे पर, और आप हमको सिखाइए, लेकिन झूठ मत बोलिएगा प्लीज, फैक्ट पे बात कीजिएगा। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। देखें सर, पाकिस्तान फौज ने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, बिल्कुल। इंडियन एयरफोर्स ने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड। पाकिस्तान का डेवलपमेंट तो आप ही के फ्रेम में दिख गया। लाइट चली गई। प्रियंका। हाँ जी, मैं नदीम साहब, उनकी भी लाइट चली गई, लगता है पूरे पाकिस्तान की चली गई है। सो मैं ये कहना चाहती थी मैं कि मौजूद हूँ, जो यहाँ नदीम बैठा साहब हूँ, ने मौजूद बोला, हूँ। आई एम वेरी मच अवेलेबल, डोंट वरी। आप बोले, मैं सुन। तो मैं नदीम साहब आपकी इस बात पे बोलना चाहती हूँ, जो आपने बोला कि ये लोग कायर है और नमक हराम है अफगानिस्तानी, जो ये क्या कीव में जाकर के लड़ेंगे। तो मैं आपका फैक्ट चेक करवा दूं कि रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे पहले जो फॉरेन फाइटर्स उतरे थे वो अफगान आर्मी थी। वो ऑलरेडी उनको सर्व कर चुकी है, वो ऑलरेडी लड़ चुके हैं वहां पर, और तभी उसी इन्हीं सब चीजों से, इन्हीं सभी स्टेप्स से ये नतीजा S-400 तक आया है। और सोचिए, अगर वो वहां लड़े हैं तो उनका एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग भी कुछ रही होगी। तो आप जो कह रहे हैं कि S-400 जी, जो अभी दूसरे कह रहे थे, वो चलाएंगे कैसे, वो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे? दे हैव ऑलरेडी फॉट इन द बैटल ऑफ कीव, और वो आगे भी लड़ेंगे। और आप ये भूल गए हैं कि हमने भी पहले ही अफगान आर्मी को ट्रेनिंग दे रखी है इंडिया के अंदर, और वो आर्मी भी मर्ज कर चुकी है तालिबान के अंदर बहुत हद तक। और जो आप कह रहे हैं नॉर्दर्न अलायंस विफल हो चुका है, नॉर्दर्न अलायंस विफल नहीं हुआ है, बस अमेरिका की जरूरत है उसको रिजोल्व करने के लिए। उज़्बेक, हजारा और तजीकी जो कबीले हैं, वो नॉर्दर्न अलायंस को आज भी अपना तालिबान आए थे, वो जूते छोड़ के भाग गई। इसलिए है क्योंकि तालिबान तो पीठ ही उसको रहा है पाकिस्तान को, जो कि उनका भी एनिमी है। तो उनको अभी जरूरत नहीं है, उनका रोल प्ले तब आएगा जब यूएस वर्सेस रशिया होगा। अभी तो देखे तो दोनों की जो दोनों डिविजन्स हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कहां से आप रिसर्च कर रही हैं ये, कि पाकिस्तान को पीटा जाए, तो अभी उनकी जरूरत नहीं है। देखिए, जिस आर्मी को आपने ट्रेन किया, वो तो जैसी तालिबान आए जूते छोड़ के भाग गई थी वो, ठीक है। वो करजई साहब की थी, वो जूते छोड़ के भाग गए थे। उस आर्मी की तो आप बात ही नहीं करें जिसको आपने ट्रेन किया, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग का हमें पता है। नहीं, वो ट्रेनिंग वाले पाकिस्तान की चौकियों पर तैनात सैनिकों के कपड़े उतार के ले गए थे। मेजर नदीम, आपको याद नहीं आ रहा होगा? अफगानी कीव में लड़ रहे हैं और अफगानी लड़ रहे हैं, पता नहीं कौन से अफगानियों को लड़ा रही हैं। ये कहीं पर भी नहीं लड़ेंगे, ये अफगानिस्तान में पैसे के लिए लड़ते हैं। हाँ, वो बात है कि पैसे देकर इनको कहीं पे ले जाए। और ये आंखें फोड़ दी थी, और फीमेल आर्मी जब इस तरीके की बर्बरता से आप पेनिट्रेट करते हुए घुसे थे, आपके अंदर कोई भी कंसाइंस नहीं बचा था। जो जिस तरीके से आपने उनको सपोर्ट किया था, आपने तालिबान को सीधा पूरा बर्बरतापूर्ण एंट्री दी थी। कोई एक सिविलाइज्ड वॉर आपने नहीं लड़ी थी, जो आप कह रहे हैं कि भाग गए थे और ये और वो। आपकी ट्रेन की भी आर्मी भाग गई थी, और बाकी हमने तालिबान को ट्रेन किया था, उन्होंने सोवियत यूनियन को तोड़ दिया था। अब अगर रशिया को भी तोड़वाना पड़ा है तो हम इंशाल्लाह उसको भी तोड़ देंगे, आप टेंशन ना लें। आप आराम से मैच देखें। अरे आप मेरे दोस्त, आपको सब तोड़ने में लगे हैं, आप सबका एजेंडा यही है। आपको मानेंगे नहीं, अभी भी जो अफगान डिप्लोमेट्स हैं जिनसे बात होती है, जस्ट से प्रियंका, अगर पूरी दुनिया में कहीं भी कोई अटैक होता है
तो बिना सोचे समझे 4 चाटे पाकिस्तान को दर्द दो, 4 अटैक उस पर कर दो, क्योंकि 100% वही किसी न किसी तरीके से उस आतंकी अटैक में इन्वॉल्व होगा। और अगर ना भी इन्वॉल्व हो, कहीं पाकिस्तानी जाता भी दिखे ना, तब भी 4 कर दो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ शाम का अखबार पढ़ना, ये शाम का अखबार पढ़ना छोड़ दें और वहां से रिसर्च देना छोड़ दें। पता नहीं आप ये रिसर्च का नाम बदनाम कर रही है, ये शाम का अखबार पढ़ना छोड़ दें आप, ठीक है। ये और आपकी रिसर्च मेरे पास पूरी है। आप सोचिए, अरे 1900 से 2000 में जो चेचनिया की वॉर थी, रशिया ने लड़ी थी, उसके अंदर आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट थी। आप चेचन्स को सपोर्ट कर रहे थे, तो आप वो सिर्फ यूएस की वजह से रशिया बैकअप हुआ था, क्योंकि यूएस का सपोर्ट था। आपका सपोर्ट कुछ नहीं है, आपका सपोर्ट कुछ नहीं है। वो यूएस की वजह से रशिया सोवियत यूनियन बैकअप हुआ था, क्योंकि उनकी जो कोल्ड वॉर की स्ट्रैटेजी थी वो काम कर गई थी, नॉट यू। आप नहीं काम किए थे सोवियत यूनियन को रिप्लेस करने में, समझ में आ गई। और आपके कहने से थोड़ी किसी के समझ में आएगी या नहीं आएगी। आपने इतनी बड़ी जलेबी घुमा दी, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हैं। ये शाम का अखबार पढ़ना बंद करें आप सोचिए, यहाँ बैठे आपको इथियोपिया, आपको इथियोपिया को भी परेशान कर रहे हैं बेचारे। ये पूरी जो डील है वो हुई है अफगानिस्तान रशिया के बीच में, लेकिन कर्नल एसके मलिक, तिलमिलाहट पूरी पाकिस्तान से नजर आ रही है। भारत तक भी जाएंगे, भारत की ट्रेनिंग तक भी जाएंगे। मैंने याद भी दिलाया कि भारत की ट्रेनिंग वाले तो सेना की वर्दी तक उतार करके अपने साथ ले गए थे वहां काबुल में, लेकिन तिलमिलाहट पूरी है। मीनाक्षी जी, तिलमिलाट तो होनी लाजमी है। लाजमी इसलिए है कि सारे कारण इकट्ठे होते जा रहे हैं। देखिए, आपने भी सेंटेंस बोल दिया, मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं यूनिफॉर्म का बहुत आदर करता हूं, लेकिन यूनिफॉर्म के साथ तालिबान ने क्या उन्होंने बिहेव किया था वो मैं शब्द बोलूंगा तो अच्छा नहीं, क्योंकि नदीम साहब बैठे वो भी एक्स आर्मी है। लेकिन ये बात समझ लीजिए, तालिबान वो लड़ाके हैं जिन्होंने जहां जहां पे भी 79 से लेकर रशिया के साथ भी जो एक तरह से जितनी फाइटिंग कैपेबिलिटी का उन्होंने मुजाहिरा किया था, वो वर्ल्ड में एक मिसाल है। और यही बात है ड्यूरेंट लाइन को लेकर के, जो ड्यूरेंट को जो पूरा पूरा एक एरिया है जो पश्तूनों का है, इसके अंदर लेके जो फाइटिंग चल रही है उसको पाकिस्तान अब तक कंटेन नहीं कर पाया है। पाकिस्तान क्या करता है कि जाके एयर स्ट्राइक करता है, और अब चूंकि उसके पास एयर स्ट्राइक है, एयर पावर भी है, और एयर पावर के साथ साथ उसके वो पाता है कि तालिबान के पास कोई भी एयर डिफेंस कवर नहीं है, तो ये उसके पास इफेक्टिव होगा। तो होता क्या है कि एक ऐसी स्थिति के अंदर तालिबान हो या कोई भी देश हो, वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उसके काउंटर मेजर जरूर ढूंढेगा। और इसके साथ साथ रशिया का भी देखिए बहुत सारा, जैसे प्रियंका यादव जी ने भी बताया, बहुत सारे फैक्टर्स को मिलाकर मैं भी ये कहना चाहता हूं कि जो खुरासान फैक्टर है आईएसआई का, ये इसको रशिया के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें कुछ हाथ आईएस का भी साथ में आ रहा है, आईएसआई का भी उसमें साथ आ रहा है कि वो ट्रेन कर रहे हैं चाइना के जो कॉरिडोर है उसके साथ साथ, और जो अमेरिका का जो उसके अंदर वो चाहता है कि बागराम एयर बेस है, वहां से ये सब क्यूमुलेटिव फैक्टर ऐसे हो रहे हैं कि रशिया अपने जो साउथ का बॉर्डर है, यानी कि अफगानिस्तान का नॉर्दर जो कॉरिडोर है उसको सील करना चाहता है। और अफगानिस्तान को उन्होंने ये समझाया भी है, तालिबान को समझाया, तालिबान को ये बात समझ में आई। और ऐसे रही बात ये एस सीरीज की, अब S-300 है, 400 है, S-300 आएगा तो भी पाकिस्तान के खिलाफ काफी इफेक्टिव है उनके लिए। और हमारे लिए बात ये है कि हम देखिए जिस लेवल पे हम उनको मदद कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन मदद है हमारी, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड है पूरी दुनिया के सामने, यूएन के सामने, इवन यूएस उसकी तारीफ करता है। मेरे पाकिस्तान मेहमान इस बात की तारीफ करेंगे कम से कम कि हमने उनको उनकी वहां के बाशिंदों के लिए उनकी जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं को समझ कर उनको वहां हेल्प की है, और हमने अपना आदर वहां से खींचा है, हमने एक तरह से अर्न किया है। हमने किसी, क्योंकि हमारे खिलाफ तो देखो तालिबान पूरी तरह से हमारे खिलाफ था, हाईजैक हुआ वो भी, जाकिर साहब वो भी आपके कंट्री में गए दौड़ के वे सारे। अच्छा, मैं आलोक साहब जी से और एक कमेंट चाहती हूँ, उसके बाद जहांगीर आप प्लीज कंटिन्यू कर लीजिएगा। लेकिन सर जरा मुझे ये बताइएगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये एक बड़ी लाइन खिंच जाएगी, इसके साथ ही अफगानिस्तान बहुत पहुंच से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान के रशियन डील के साथ। अब बहुत पहुंच के बाहर नहीं हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ही घात लगा के उसको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हो जाएगा, और पाकिस्तान जिस तरह से यूनिलैटरली वहां पे एयर स्ट्राइक करता है वो नहीं कर पाएगा। मीनाक्षी जी, एक और छोटी सी बात बता दूं, अभी प्रियंका जी ने जो बोला ना, और नदीम साहब उसको कंटेस्ट कर रहे हैं। नदीम साहब आप देखिए, कजाकिस्तान ने तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है, और उनके साथ ट्रेड डील हो रही है, उनके साथ आवाजाही हो रही है। यही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं
कि जो ताजिकिस्तान जो घोर विरोधी था तालिबान के, वो भी धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है। और तो और आपका चाइना अपने आर्थिक सहूलियत के लिए CPSC कॉरिडोर को आगे बढ़ाने के लिए और उइगर मुस्लिम जो आतंकवादी गुट है उनको कंटेन करने के लिए उसने भी तालिबान से आर्थिक कॉपरेशन की बात की है। वहां भी डिप्लोमेटिक टॉक शुरू हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है नदीम साहब। जी हाँ, ठीक है जहांगीर। जी बिल्कुल जी है, इसके लेकिन हम मलिक साहब आप अल्हम्दुलिल्लाह सुनिएगा, आपकी फौज थी जिसने ट्रेन किया है अफगानिस्तान आर्मी को, वही आपकी फौज है जो 9 मई के बाद 11 तैयारे आपके गिर चुके हैं। पाकिस्तानी मुठभेड़ में नहीं उड़ते, नहीं आपके एयरफोर्स वाले उड़ते हैं, ढुम हो जाते हैं। आपके जो है तेजास हैं, तेजास 6 तेजास 2025 से 2026 टाइप की बातें ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती और ना ही पसंद आती हैं। आप ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई दूर दूर तक कोई लॉजिक नहीं होता है। मेजर शेख नदीम आप भी कुछ कह रहे थे, आप भी कंटिन्यू कर लीजिए। ऐसी इलिटरेट बातें नहीं चाहिए मुझे मेरे शो में। देखिए बात यह है कि मैंने पहले भी कहा कि रशिया अगर यहाँ आता है और ख़ास तौर पे कोई डिफेंस सिस्टम जैसे भी बात हो रही है, ऐसी कोई चीज़ होती है, डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए खतरा है। और जो पहले आपने एक क्लिप चलाया था किसी साहब का, तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि जी अमेरिका के लिए रशिया को ये स्पेस मिल रहा है, वो इस जगह आना चाहता है और उसको मौका मिला है तालिबान के साथ से, और उन्होंने तालिबान को रिकग्नाइज किया हुआ है। आप देखिए रशिया ने, तो अमेरिका के लिए ये सेटबैक बिल्कुल हो सकता है, जिस तरह से वो बगराम के लिए बात कर रहा था। मेजर शेख नदीम, आई रियली अप्रिशिएट आप हर शो में फैक्ट्स के साथ बातें करते हैं, ना कि किसी देश को नीचा दिखाने के तौर पर। ये सवाल अपने आप में बेहद अहम है कि साउथ एशिया में क्या इस डील के साथ समीकरण बदलने वाले हैं, और सबसे ज्यादा मुश्किलें पाकिस्तान के लिए बढ़ने वाली, वो इसलिए क्योंकि एक लंबे वक्त से दोनों ही देश विवाद में चल रहे हैं, इसलिए ये सवाल उठे थे। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।